वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग आईवी एसाइक्लोविर, व्हाट प्रिकॉशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक नर्स है जो कि आईवी एसाइक्लोविर को एडमिनिस्टर कर रही है, यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रिकॉशन रहेगा जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ई, एडमिनिस्टर एज रैपिड आईवी पुश। Option B, flush with heparin after dose. Option C, infuse over at least 1 hour with hydration. Option D, keep patient NPO during infusion. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की, जिसके अंदर दिया गया है एडमिनिस्टर इज रैपिड आईवी पुश। अगर हमने रैपिडली आईवी पुश किया तो इसकी वजह से जो हमारा टॉक्सिसिटी का रिस्क है वो इंक्रीज होगा, तो इसलिए यह राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं, फ्लश विथ हेपेरिन आफ्टर डोज। हेपेरिन को फ्लश करने के लिए यूज में यहाँ पर नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। जब भी हम एसाइक्लोविर को इन्फ्यूज करते हैं तो हमें स्लोली ओवर 1 आवर तक विथ एडिक्वेट हाइड्रेशन एडमिनिस्टर करना है टू प्रोटेक्ट द किडनीज। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन डी, कीप पेशेंट एनपीओ ड्यूरिंग इन्फ्यूजन। ड्यूरिंग इन्फ्यूजन जो है हमें यहाँ पर एनपीओ रखने की भी जरूरत नहीं है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द रूरल हेल्थ स्कीम इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। किस कमिटी का रिकमेंडेशन था रूरल हेल्थ स्कीम इन इंडिया। ऑप्शन ए, वोर कमिटी। ऑप्शन बी, मुडालियर कमिटी। ऑप्शन सी, श्रीवास्तवा कमिटी। ऑप्शन डी, करतार सिंह कमिटी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, श्रीवास्तवा कमिटी। चलिए अब हम यहाँ पर श्रीवास्तवा कमेटी से रिलेटेड कुछ के पॉइंट्स देख लेते हैं। देखेंगे कि यह जो कमेटी थी यह कब सेटअप की गई थी, तो यह सेटअप की गई थी इन द ईयर 1975। इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे जेपी श्रीवास्तवा। इस कमेटी का मेन फोकस किसके ऊपर था? हेल्थ मैन पावर डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसका की आउटपुट क्या था? बेसिस ऑफ रूरल हेल्थ स्कीम, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था। इस कमेटी ने हमें क्या क्या सजेशंस दिए थे? यहाँ पर हम देखेंगे 4 मेन थे, जिसके अंदर फर्स्ट था हमारा विलेज हेल्थ गाइड्स, सेकंड था हमारा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, थर्ड था हमारा रेफरल सिस्टम और फोर्थ है हमारा रिफॉर्म इन मेडिकल एजुकेशन। तो यह तो हमने शॉर्ट में देख लिया श्रीवास्तवा कमेटी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्रेग्नेंट वुमेन एट 38 वीक्स प्रेजेंट विद एक्टिव जेनिटल हर्पिस लेशंस, What is the most appropriate mode of delivery? एक प्रेग्नेंट वुमेन है, 38 वीक्स प्रेग्नेंट है एट प्रेजेंट विथ यहाँ पर एक्टिव जेनाइटल हर्पिस लेशन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा मोड ऑफ डिलीवरी जो रहेगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? ऑप्शन ए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ऑप्शन बी, वैक्यूम असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी। ऑप्शन सी, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। ऑप्शन डी, इंडक्शन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। न्यूनेटल हर्पिस को प्रिवेंट करने के लिए अगर एक्टिव लेशंस प्रेजेंट है तो वहां पर हम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन जो होता है उसे यूज में लेते हैं। चलिए बात करते हैं हर्पिस की, तो इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर हमारा लेशंस एक्टिव है, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, तो वहां पर हमारा मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा? सिजेरियन डिलीवरी रहेगा टू प्रिवेंट नियोनेटल हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इंफेक्शन। लेकिन अगर कोई लेशंस प्रेजेंट नहीं है एक टर्म पे, तो वहां पर जो है हम वेजाइनल डिलीवरी सेफली कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चीजें और आती हैं। एक तो है हमारा कि एसाइक्लोविर हम स्टार्ट कर सकते हैं एट 36 वीक फॉर रिकरेंट हर्पिस। अगर कोई रिकरेंट हर्पिस वाला केस है तो वहां पर हमें एसाइक्लोविर को स्टार्ट करना है एट 36 वीक। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि नियोनेटल को क्या रिस्क रहेगा, नियोनेटल को क्या रहता है? अगर एक्टिव लेशंस रहते हैं तो उसकी वजह से सीवियर हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इंफेक्शन हो सकता है, जिसके अंदर की एंसेफेलाइटिस, सेप्सिस और डेथ तक हो सकती है इफ एक्सपोज ड्यूरिंग बर्थ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर एक्टिव लेशंस है तो आप हमेशा सिजेरियन डिलीवरी को प्रेफर करेंगे, अगर नो लेशंस प्रेजेंट है तो वेजाइनल डिलीवरी सेफ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बर्न इज दिस। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक टाइप देख रहे हैं बर्न का। यहाँ पर इमेज के अंदर कौन सा बर्न का टाइप है? ऑप्शन ए, सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न। ऑप्शन बी, पार्शियल थिकनेस सेकंड डिग्री। ऑप्शन सी, फुल थिकनेस थर्ड डिग्री। ऑप्शन डी, डीप पार्शियल थिकनेस। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न।
चलिए अब हम साथ में यह भी देख लेते हैं कि हमने इस चीज को आइडेंटिफाई किस तरह से किया। सुपरफिशियल बर्न जो होता है उसके अंदर एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। अगर हम कलर की बात करते हैं तो जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह कुछ रेड कलर का दिखाई देता है। इसी के साथ ही ड्राई अपियर होता है, जैसा कि आपने इस इमेज के अंदर देखा है। अगर हम बात करते हैं पेनकिल, तो यहाँ पर जो सुपरफिशियल बर्न होता है वो पेनफुल होता है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। अगर ऑप्शन बी का हमें इमेज दिया होता तो वो कुछ किस तरह से होता। पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस ही नहीं बल्कि डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है, साथ ही ब्लिस्टर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन सी, फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस जो होता है पेनलेस होता है और यहाँ पर सारी ही हमारी स्किन की लेयर डैमेज होती है। यह कुछ ब्राउन, ब्लैक या फिर व्हाइट कलर जैसा अपियर होता है। नेक्स्ट है हमारा डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। डीप पार्शियल थिकनेस मोर सीवियर देन पार्शियल थिकनेस बर्न। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमें इमेज के अंदर रेड कलर दिख रहा है, इसी के साथ ही यह ड्राई भी है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि बर्न को जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग द पेशेंट टू अवॉइड सनलाइट ड्यूरिंग सल्फोनामाइड थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को सल्फोनामाइड थेरेपी चल रही है तो वहां पर हम उसे काउंसलिंग करते हैं टू अवॉइड सनलाइट की, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑप्शन ए, रिस्क ऑफ फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन। ऑप्शन बी, ड्रग बिकम्स इनएक्टिव। ऑप्शन सी, कॉजेज विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑप्शन डी, डिक्रीजेस ड्रग एब्जॉर्प्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, रिस्क ऑफ फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन। सल्फोनेमाइड से सनलाइट में स्किन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, जिससे क्या होता है, सनबर्न और रैशेस होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी पेशेंट को सल्फोनेमाइड दे रहे तो वहां पर हमें एडवाइस करना है कि सनलाइट का जो एक्सपोजर है उसे अवॉइड करें, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर सनबर्न या रैशेस हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSCE। OSCE का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी, ऑब्जर्व्ड स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इवैल्यूएशन। ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक क्लिनिकल इवैल्यूएशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। हमें पूछा गया यहाँ पर OSCE की फुल फॉर्म, तो वो रहेगी हमारी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन म्यूकस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम ए नेजल डिस्चार्ज। निम्न में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि हमारा म्यूकस और CSF जो होता है फ्रॉम ए नेजल डिस्चार्ज, उससे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऑप्शन ए, ग्लूकोज। ऑप्शन बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी, प्रोटीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ग्लूकोज। अगर हम बात करते हैं CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और नेजल म्यूकस की, तो CSF के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और नेजल म्यूकस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। अगर पेशेंट का हमारा क्लियर नेजल डिस्चार्ज आ रहा है तो हमें ग्लूकोज को चेक करना है, क्योंकि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है मतलब यह CSF है, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। जब भी डिफरेंशिएट करना होगा तो हम वहां पर ग्लूकोज की प्रेजेंस देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is contraindicated during an episode of vertigo caused by Meniere's disease? जो Meniere's disease होती है उसमें अगर एपिसोड ऑफ वर्टिगो है तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज रहेगी जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। ऑप्शन ए, lying still in a quiet room. ऑप्शन बी, administering meclizine. ऑप्शन सी, sudden head movements. ऑप्शन डी, sodium restricted diet. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, sudden head movement. अगर वर्टिगो का एपिसोड है तो सडन हेड मूवमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। सडन और झड़की मूवमेंट ऑफ द हेड और बॉडी वर्टिगो की कंडीशन को और वर्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा ईयर फ्लूइड है, इनर ईयर का जो फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है। इसीलिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना है स्लोली मूव करने को। इसके अलावा आप देख सकते हैं लाइंग स्टिल इन ए क्वाइट रूम, एडमिनिस्ट्रिंग मैक्लिजीन, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, यह हमारे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू ए पेशेंट टेकिंग कैप्टोप्रिल। अगर कोई पेशेंट कैप्टोप्रिल ले रहा है तो यहाँ पर कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि नर्स को पेशेंट को देना चाहिए। ऑप्शन ए, एक्सपेक्ट ए रैपिड इंक्रीज इन हार्ट रेट।
ऑप्शन बी टेक इट विद पोटेशियम सप्लीमेंट्स, ऑप्शन सी रिपोर्ट ड्राई कफ एंड स्वेलिंग ऑफ लिप्स, ऑप्शन डी डिसकंटिन्यू इफ डिजीनेस अकर्स 1। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रिपोर्ट ड्राई कफ और स्वेलिंग ऑफ लिप्स। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन ए एक्सपेक्टेड रैपिड इंक्रीज इन हार्ट रेट, जो कि राइट नहीं है। हार्ट रेट जो होगी वो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो सकती है। ऑप्शन बी की तरफ हम बढ़ते हैं, टेक इट विद पोटेशियम सप्लीमेंट। अगर हमने पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ लेना स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया डेवलप हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ड्राई कफ एक कॉमन साइड इफेक्ट है और इसी के साथ ही अगर स्वेलिंग हो रही है लिप्स पे तो यह एक सीरियस हमारा एडवर्स रिएक्शन है। नेक्स्ट रहेगा हमारा ऑप्शन डी डिसकंटिन्यू इफ डिजीनेस अकर्स 1। इनिशियली डिजीनेस नॉर्मली होता है, अगर डिजीनेस है तो मॉनिटर करना है, एब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है।